dear students. Before continuing our special reserve that I have told you in the previous class कि हम special reserve investment and workman compensation reserve discuss करेंगे, उससे पहले हम एक topic discuss करेंगे हमारा, वो है revaluation account. तो how to prepare revaluation account. अब इसको revaluation account को क्यों बनाया जाता है? Value of assets and liabilities payable, the value of assets and liabilities payable need to be brought to their correct value, so that incoming partner cannot put any advantage or disadvantage on this. तो इसलिए हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं. अब असेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू एडजस्ट करते हैं वो हम इस अकाउंट के थ्रू करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो इसलिए हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है. बेसिकली इस चैप्टर में जो आपके क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बड़ा आता है 6 मार्क्स का. तो आपके इसमें मेनली दो तो अकाउंट होते हैं, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट. तो दो हमें अकाउंट बनाने होते हैं और थर्ड हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है. क्वेश्चन हमारा किसी भी तरीके से आ सकता है, जो मैं 6 मार्क्स वाला बता रहा हूं, तो उसमें आप वो ध्यान रखिएगा. आपको अकाउंट से एंट्रीज भी करनी आनी चाहिए. क्वेश्चन में हमारे पास नेसेसरी एंट्रीज भी आ जाती हैं. एंट्रीज सिर्फ हमारे अकाउंट से पास होंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो अगर इन दोनों का फॉर्मेट किस तरीके से इसको बनाते हैं अगर आपको वो आ गया, तो एंट्री हमारी जो सिंपल लेजर पोस्टिंग होती है उसके थ्रू होती है. तो क्वेश्चन इसका कैसे भी आ जाता है, दोनों अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, तीनों चीज आ गई. या फिर प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी एंट्रीज, या फिर पास नेसेसरी एंट्रीज एंड प्रीपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. तो आपको हर तरीके से इस पैटर्न का क्वेश्चन ध्यान रखना है. तो पहले आज हम क्या डिस्कस करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो हम सिर्फ उसकी बात करते हैं फिलहाल. आपका जो फॉर्मेट रहेगा इसका पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट होगा. आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी. वो जो बैलेंस शीट होगी वो ओल्ड पार्टनर्स की होगी. ध्यान से सुन लीजिएगा, बैलेंस शीट किसकी होगी, ओल्ड पार्टनर्स की होगी. बैलेंस शीट के नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी और वहां पर आपका न्यू पार्टनर एडमिट होगा. न्यू पार्टनर एडमिट होता है, कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है, जो हम जर्नल एंट्रीज में डिस्कस कर चुके. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नए पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं आती, ध्यान रखिएगा. ना उसकी कैपिटल ना उसकी गुडविल, न्यू पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं होता. तो ये किसका होता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का. तो हमें बैलेंस शीट देखनी है. नीचे हमें इंफॉर्मेशन में असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन होगी, असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन होगी. तो जो इंफॉर्मेशन असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगी असेट्स और लायबिलिटी की, सिर्फ वही हम इस अकाउंट में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में. जो असेट्स और लायबिलिटीज हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगी, हम सिर्फ उन्हीं की वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं देखते. तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा. अब यहाँ पर बात होगी सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज की. कैसे करेंगे, अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो वो हमेशा कहाँ पर आएगी, डेबिट में. डिक्रीज कैसे होगी, इंक्रीज कैसे होगी, मैं अभी बता दूंगा आपको. तो पहले अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ पर आएगी, और अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपके क्रेडिट साइड में आएगी. डिक्रीज यहाँ और इंक्रीज यहाँ. अब देखिए, असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज. तो लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो आपके डेबिट साइड में आएगी, और लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो आपके क्रेडिट साइड में आएगी. तो बेसिकली ये चार चीजें होती हैं
इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक मैंने लिखा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मीन्स किसी लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट में नहीं गिवन और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई तो हम उसको क्या मानेंगे कि ऊपर बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी नहीं है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लायबिलिटी आ गई, इट मींस लायबिलिटी बढ़ गई। तो कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी तो इट मींस वो क्या हो गई, इंक्रीज। तो कहां पर आएगी, वो भी डेबिट में। सेम ऐसे असेट्स इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में आती है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है कि आपके बैलेंस शीट में वो असेट्स गिवन नहीं है लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में असेट्स आपकी वो आ गई तो वो क्या होगी, अनरिकॉर्डेड। तो इट मींस असेट्स क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है वो कहां पर आएगी, वो भी क्रेडिट में, क्योंकि दोनों चीज सेम है। मतलब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड वैल्यू हैं वो सारी इसके अंदर लिखनी होती हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। अकाउंट को फिर लास्ट में बैलेंस करना जरूरी होता है। सेम अगर डेबिट साइड कम पड़ी तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड कम पड़ी तो लॉस। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया कि अगर डेबिट साइड कम पड़ी तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो हम ये मानकर चल रहे हैं हमारे ओल्ड पार्टनर जो है वो ए और बी हैं, तो एज कैपिटल बीज कैपिटल, अमाउंट यहाँ पर और टोटल यहाँ। अगर लॉस आए आपका तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, आपका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से करना होता है। अब इंक्रीज डिक्रीज कैसे होती है मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं। जैसे कुछ कॉमन बातों का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन है, ये क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट की ये मेरी असेट साइड है। असेट साइड में स्टॉक की वैल्यू लिखी हुई है 20,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने यहां पर स्टॉक दे दिया स्टॉक रिड्यूस बाय 5,000। तो आपको वैल्यू कंपेयर करते हुए रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ वो अमाउंट लिखना होता है कि हमारी असेट्स कितने अमाउंट से बढ़ी या कितने अमाउंट से कम हुई, या हमारी लायबिलिटी कितने अमाउंट से बढ़ी और कितने अमाउंट से कम हुई। सिर्फ हमें वो अमाउंट लिखना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ध्यान रखिएगा। स्टॉक कितने का है आपका, 20,000 का। यहाँ पे स्टॉक को इन्होंने रिड्यूस कर दिया, कितने रुपए से, 5,000 बाय ₹5,000। तो मतलब सीधे सीधे हमारा स्टॉक 5,000 से कम हो गया। स्टॉक क्या है, असेट्स। अगर असेट्स कम होगी तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू स्टॉक। सिर्फ आप ये लिख दीजिएगा टू स्टॉक और अमाउंट कितना आएगा, 5,000। जितने अमाउंट से कम या ज्यादा होता है सिर्फ वही लिखते हैं। तो एक तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा आपका, बाय वर्ड अगर आता है तो। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अब यहां पे फर्क देखिएगा। यहां पर मैंने लिखा है स्टॉक रिड्यूस टू, कि स्टॉक रिड्यूस टू ₹10। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक कम होकर 10,000 का रह गया। तो सेंटेंस में फर्क है, यहाँ पर स्टॉक कितने का रह गया, 10,000 का रह गया। तो ये स्टॉक की वैल्यू हमारी न्यू वैल्यू है कि स्टॉक 10,000 का होगा हमारा फ्यूचर में। अब मैंने क्या कहा, वैल्यू आपको सिर्फ कौन सी लिखनी है, जो कम या ज्यादा हुई। तो यहाँ पे जो हमारा स्टॉक है वो कितने का था, 20 का, कम होकर कितने का रह गया, 10 का। तो आपकी स्टॉक की वैल्यू कितने अमाउंट से कम हुई, 10,000 से। तो जितने अमाउंट से कम हुई वो ध्यान रखिएगा। अब जैसे अमाउंट 10 आ गया तो आप मान लीजिए यहाँ पर 12 हो कि स्टॉक की वैल्यू कम होकर 12 रह गई। तो अब आप देखेंगे स्टॉक कितने से कम हुआ, कितने से कम हुआ, 8,000 से। तो आपको रीवैल्यूएशन में कौन सी वैल्यू लिखनी है, 8,000। अगर बाय वर्ड आता है, बाय मीन्स पूरी की पूरी वैल्यू से कम हो गया, तो हम वो
एज इट इज लिख देते हैं। रिड्यूस टू अगर आया तो हमारी वैल्यू इतनी रह गई, तो फिर हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा और इतने से कम हुआ वो ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज इसमें ये आती है, एक आता है इसमें डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट का मतलब आप सबको पता है कम होना। डेप्रिसिएट जितना भी हो, मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि स्टॉक जो है वो मेरा डेप्रिसिएट हो गया 10% से, तो सिंपल आप क्या करेंगे, 20,000 का 10% कितना हुआ 2,000, तो वैल्यू कितने से कम हुई 2,000, तो हम वो लिखेंगे कहाँ पर, डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट्स कम हो रही है। अगर डेप्रिसिएट का अपोजिट आता है क्वेश्चन में एप्रिसिएट, तो एप्रिसिएट का मतलब होता है बढ़ना, तो आप वैल्यू बढ़ रही है, तो एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, एप्रिशिएट डेप्रिशिएट ये दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा। अब एक नेक्स्ट मैंने यहां पर कहा बिल्डिंग जो है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब कि बिल्डिंग को हमने कम कर दिया था, कितने अमाउंट से, 10,000 से, तो बिल्डिंग कम कर दी गई थी 10,000 से, बाय मींस हम पूरा अमाउंट लेंगे, तो बिल्डिंग हमारी कम कर दी गई थी, तो आप इसको डिक्रीज मत कीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, बिल्डिंग हमारी अगर अंडर वैल्यूड कम कर दी गई थी तो अब हम इसको बढ़ा देंगे, तो ये हमारा करेक्शन हो जाएगा। तो हम बिल्डिंग की वैल्यू कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पर असेट्स बढ़ रही है, तो बाय बिल्डिंग अमाउंट पूरा का पूरा 10,000। अगर अंडर वैल्यूड आता है तो हमें उसको बढ़ा कर लिखना है। और अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दूं ओवर वैल्यूड, तो ओवर वैल्यूड मतलब हमने बिल्डिंग को ज्यादा लिख दिया था, तो ज्यादा लिख दिया था, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको कम करेंगे। कम करेंगे मींस डेबिट साइड में आएगा टू बिल्डिंग, और बाय अगर है तो पूरा का पूरा अमाउंट 10,000। तो इस वाले कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। अंडर वैल्यू कम कर दिया गया था, लेकिन अब हमको बढ़ाना है, क्रेडिट साइड में आएगा। ओवर वैल्यू ज्यादा लिख दिया था, लेकिन अब अपन को कम करना है, कहां पर, डेबिट साइड में। एक ये ध्यान रखिएगा। और इसी में अगर मैंने अमाउंट दे दिया, परसेंटेज अमाउंट ना दिया और मैंने परसेंटेज दे दी कि बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, कितने से, 10% से, या मान लीजिए आपको ये आए ओवर वैल्यूड है 10% से। अब आपको अमाउंट निकालना कैसे है, तो क्या है, बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 1 लाख, इसको अपन कैसे निकालेंगे, 1 लाख। अगर अंडर वैल्यूड है तो कम कर दिया था, तो आप कितना परसेंट निकालना है आपको, 10%, तो यहाँ पर 10/90। अंडर वैल्यूड मींस जितनी रेट है तो वो रेट हमारी कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 90। और अगर ओवर वैल्यू आता है तो ओवर वैल्यू में आप कैसे निकालेंगे, 1 लाख इंटू 10/110। ओवर वैल्यू हमारी बढ़ गई तो उसमें हम रेट को प्लस करेंगे। अगर परसेंटेज में आता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अमाउंट वैसे ही लिखना है, अंडर वैल्यू का क्रेडिट साइड में, ओवर वैल्यू का डेबिट साइड में, जो भी अपना अमाउंट सॉल्व करने पर आएगा वो, क्योंकि अमाउंट कौन सा लिखते हैं, जो कम या ज्यादा होता है। तो एक बात ये वाली ध्यान रखिएगा इसमें। क्वेश्चन में हमें डेब्टर्स गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में मुझे दे रखा है कि डेब्टर पर प्रोविजन है 5%, एक तो ये, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है 2%। तो यहां पर हमें दो प्रोविजन दे रखे हैं, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%। अब इसका रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे, डेब्टर्स हमारा आने वाला पैसा, प्रोविजन मींस उसके ऊपर जो नुकसान होगा, जो हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो कितने का है हमारा प्रोविजन 5%, डेटर्स कितने के हैं 120, तो इसका मतलब 1,20,000 मेरे पास आने के थे, लेकिन मुझे 5% का नुकसान हो गया,
तो कितने का मुझे नुकसान हो गया? 6000 का। तो मेरे पास 120 आने के थे, लेकिन अब मेरे पास 6 नहीं आएंगे, तो इट मींस मुझे 6000 का नुकसान हो गया। किस पर? असेट्स पर। तो हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो गई, कितने अमाउंट से? 6000 से। तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और अमाउंट कितना आएगा? 6000। एक तो इसका ये होगा। अब देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है? 2%। अब मेरे पास 120 आने के थे, जिसमें से 6 का मुझे नुकसान ऑलरेडी हो गया, तो अब मेरे पास कितना अमाउंट आएगा? 140। अब जो मुझे पैसे देगा, मैं उससे यूं कहता हूं कि आप मुझे पैसे देंगे और मैं आपको 2% डिस्काउंट दे देता हूं। तो इट मींस डिस्काउंट किस पे निकलेगा? प्रोविजन का जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आने वाला है उसके ऊपर। तो इसके ऊपर अपन निकालेंगे हमारा 2% डिस्काउंट। तो 2% इसका डिस्काउंट आपका आ जाएगा ₹228 यहाँ पर। तो ये आपका क्या होगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये भी हमारे लिए क्या है? नुकसान, क्योंकि हम सामने वाले को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो ये भी नुकसान है। इट मींस हमारे डेटर की वैल्यू कम हो रही है, तो इसको भी कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करके 228। एक इस वाली बात को ध्यान रखिएगा। तो जो बेसिक चीजें रीवैल्यूएशन अकाउंट में हैं, थोड़ी डिफरेंट मैंने आपको वो समझाई हैं। बाकी आप इसका क्वेश्चन करके देखिएगा, फिर अपन जब इसका क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो उसमें रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जो पॉइंट आएंगे हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको करके रखिएगा। आपके बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1, तो उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, और उसमें रीवैल्यूएशन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हुए हैं, आप उसको करके रखिएगा। फिर हम कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।